नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप सभी मित्रों का माय हिंदी गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं माय हिंदी गुरुजी के उद्देश्य के संबंध में कुछ बातें आप सभी को बताना चाहता हूं। बात यह कि माय हिंदी गुरुजी को आरंभ करने के पीछे मेरा एकमात्र उद्देश्य यह है कि इसके माध्यम से मैं हिंदी व्याकरण की संपूर्ण जानकारी नई विधियों द्वारा आप सभी तक पहुंचा सकूं, ताकि जो छोटे कक्षा में पढ़ रहे छात्रगण हैं और जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे बंधु हैं, वे सभी इससे लाभान्वित हों अथवा लाभ प्राप्त कर सकें। अब आगे बढ़ने के क्रम में मैं आप सभी को कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं कि खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है। गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है। जिंदगी तो वही जीते हैं दोस्तों, जिंदगी तो वही जीते हैं दोस्तों जिनको खुद पर विश्वास है। तो इन्हीं विश्वास के साथ आज हिंदी व्याकरण की प्रथम कड़ी में भाषा पर आज चर्चा करते हैं मित्रों। तो चलते हैं भाषा के विषय में जानते हैं। पहला है भाषा। दोस्तों, मानव इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इसके पीछे मुख्य कारण उसका चिंतन शक्ति तथा भाषा का ज्ञान है। ठीक है। अब यदि मित्रों यहां से कुछ देर के लिए चिंतन शब्द को हटा दिया जाए और शक्ति तथा भाषा का ज्ञान को रखा जाए, फिर यदि विचार किया जाए तो यहां शक्ति शब्द से तात्पर्य या अर्थ शारीरिक बल से होता है ना। तो मनुष्य के पास जितनी शक्तियां हैं अथवा जितना शारीरिक बल है, उससे कई गुना अधिक अन्य प्राणियों के पास है। उदाहरण के तौर पर जैसे हाथी, शेर, बाघ आदि। दूसरा है भाषा का ज्ञान। जिस प्रकार भाषा का ज्ञान मनुष्य के पास है, ठीक उसी प्रकार भाषा का ज्ञान अन्य प्राणियों के पास भी है। किंतु इनके बावजूद भी अन्य प्राणी सर्वश्रेष्ठ में नहीं गिने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास चिंतन की शक्ति नहीं है। अब यहां मित्रों पहले यह जान लें कि चिंतन शब्द का क्या अर्थ होता है, तो और बात स्पष्ट हो जाएगी। तो चिंतन शब्द का अर्थ होता है विचार अथवा विचार करना। क्या होता है? विचार अथवा विचार करना। तो मनुष्य चिंतन कर सकता है, मतलब विचार कर सकता है। उसके पास विचार करने की शक्ति है कि क्या विचार करने की शक्ति है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन बातों का ख्याल या इन बातों का ज्ञान मनुष्य के पास होता है।
किंतु अन्य प्राणियों के पास नहीं होता है, उनके पास इस शक्ति का अभाव पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य प्राणी सर्वश्रेष्ठ के श्रेणी में नहीं आते हैं, सिर्फ मनुष्य ही आते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास चिंतन की शक्ति है, मतलब विचार करने की शक्ति है, और यही शक्ति मनुष्य को, मतलब विचार करने की शक्ति ही मनुष्य को अन्य प्राणियों से भिन्न करता है, अलग खड़ा करता है। क्योंकि मनुष्य के पास चिंतन शक्ति है, विचार करने की शक्ति है, ठीक है, इसीलिए मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। स्पष्ट है मित्रों? अब आगे बढ़ते हैं। अब है भाषा की उत्पत्ति। अब उत्पत्ति शब्द का क्या अर्थ होता है? तो उत्पत्ति शब्द का अर्थ होता है जन्म। क्या होता है? उत्पत्ति शब्द का अर्थ होता है जन्म। अब नीचे देखते हैं। भाषा की उत्पत्ति अथवा जन्म संस्कृत के भाष्य धातु से हुई है। क्या हुई है? फिर से पढ़ते हैं। भाषा की उत्पत्ति अथवा जन्म संस्कृत के भाष्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। स्पष्ट है मित्रों? अब है भाषा की परिभाषा। तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अब यहाँ आदान प्रदान दो शब्द आते हैं, पहले इसका अर्थ जान लेना आवश्यक है मित्रों, फिर बात और स्पष्ट होगी। तो आदान शब्द का अर्थ होता है लेना और प्रदान शब्द का अर्थ होता है देना। मतलब आदान का अर्थ लेना और प्रदान का अर्थ देना। अब इसको यदि भाषा के अंतर्गत उदाहरण के द्वारा विचार किया जाए तो बात और स्पष्ट हो जाती है। मान लिया जाए मित्रों कि दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। सामने वाले जो व्यक्ति हैं वह दूसरे व्यक्ति को कुछ कह रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? सामने वाले जो कुछ कह रहे हैं या जो कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसको दूसरा मनुष्य पहले अपने कानों के माध्यम से सुन रहे हैं और फिर समझने का प्रयास कर रहे हैं अथवा समझ रहे हैं। तो यह सुनने और समझने की जो प्रक्रिया चल रही है अथवा चलती है, ठीक है, क्या होती है? सुनने और समझने की जो यह प्रक्रिया चलती है अथवा चल रही है, वह क्या हो गया? आदान। मतलब वह ले रहा, सुनने और समझने के द्वारा वह ले रहा है सामने वाले की बात को, तो वह आदान कर रहा है। और क्या है? प्रदान। प्रदान शब्द का अर्थ होता है देना। तो जब यह व्यक्ति सामने वाले की बात को सुन करके, समझ करके और उत्तर के रूप में, है ना, उत्तर के रूप में अथवा प्रतिक्रिया के रूप में देगा अथवा, तो क्या हो गया? वह प्रदान किया, मतलब उत्तर के रूप में दे दिया। तो प्रदान करना इसका अर्थ हुआ। ठीक है, स्पष्ट है? फिर से इसको पढ़ लेते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते, मतलब सामने वाले से लेते हैं और उत्तर के रूप में अथवा प्रतिक्रिया के रूप में प्रदान कर देते हैं, दे देते हैं, उसे भाषा कहते हैं। स्पष्ट है मित्रों? अब है उदाहरण। जब कोई यात्री एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उन्हें किसी ना किसी वाहन जैसे रेल, बस, एरोप्लेन आदि की आवश्यकता पड़ती है। अब इस पर पहले चर्चा कर लें, विचार कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों। ठीक है, मान लिया जाए कि कोई एक यात्री है जिसको कहीं दूर बॉम्बे अथवा दिल्ली या और अन्य जगह कहीं जाना होता है या जाना है, तो उसके मन में सर्वप्रथम क्या विचार उत्पन्न होगा? यही ना कि हम वहां कैसे जाएं, किस माध्यम से जाएं, यही विचार उत्पन्न होगी। तो वह माध्यम क्या हो सकता है मित्रों? वह माध्यम होगा रेल,
बस, एरोप्लेन आदि, है ना। यह उसका माध्यम होगा जिसके द्वारा वह यात्री या वह व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब इस पे चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। जब मनुष्य के मन में जो कुछ विचार उत्पन्न होता है या जो कुछ बातें मन में वह विचार करता है या सोचता है, तो वह क्या करता है, दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करता है, चाहता हुआ कि हम दूसरों को बताएं। तो इसके लिए वह पहले माध्यम ढूंढेगा। कौन सा माध्यम होगा वह? तो मित्रों, वह कौन सा माध्यम होगा? वह होगा भाषा। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार को अन्य लोगों तक पहुंचा पाएगा। तो जिस प्रकार किसी यात्री को अथवा किसी व्यक्ति को रेल, बस, एरोप्लेन आदि जो वाहन का रूप है वह उनको अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचाते हैं, ठीक उसी प्रकार भाषा भी क्या हो गया, यहाँ पर वाहन का रूप हो गया। यह भी वाहन बन गया क्योंकि यह माध्यम है। तो भाषा रूपी वाहन मनुष्य के विचार को अन्य लोगों तक पहुंचाएगा अथवा उनसे लेगा। तो भाषा क्या हो गया, वाहन का रूप हो गया। स्पष्ट है मित्रों? अब आगे बढ़ते हैं। अब है भाषा की विशेषताएं। तो भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है सामाजिक जीवन में प्रगति का माध्यम है। भाषा क्या है? भाषा सामाजिक जीवन में प्रगति का माध्यम है। अब पहले प्रगति शब्द का अर्थ जान लें मित्रों, ठीक है, तो बात थोड़ा स्पष्ट होगी। तो प्रगति शब्द का अर्थ होता है आगे बढ़ना या आगे की ओर बढ़ना, है ना। प्रगति शब्द का क्या मतलब होता है? आगे बढ़ना अथवा आगे की ओर बढ़ना। तब अब इसको उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट करते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको भाषा का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, वह भाषा से पूर्णतः अनभिज्ञ है ना। तो उस व्यक्ति की क्या परिस्थिति होगी, क्या स्थिति होगी? तो यही स्थिति होगी ना मित्रों कि वह व्यक्ति अपने विचार को, उसके पास जो समस्या है उसको वह अन्य लोगों तक कभी नहीं पहुंचा पाएगा, जिसके कारण उसका कोई निदान नहीं हो सकता, वह ठीक नहीं हो सकता है ना। तो क्या होगा? वह प्रगति नहीं करेगा। वह प्रगति नहीं करेगा का मतलब वह आगे नहीं बढ़ेगा अपने जीवन में, ठीक है। तो क्या होगा? तो वह अपने समस्याओं में, अपने विचारों में उलझ कर रह जाएगा। उसका जो विचार है, वह समस्या है, धरी की धरी रह जाएगी, वैसी की वैसी ही रह जाएगी, और वह मनुष्य उसी में उलझकर अंत में समाप्त हो जाएगा। स्पष्ट है? वह कभी प्रगति नहीं कर सकेगा, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो इस बात से यह स्पष्ट होता है मित्रों कि यदि सामाजिक जीवन में प्रगति चाहिए तो भाषा का ज्ञान आवश्यक है। स्पष्ट है? अब आगे है दूसरा, भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है। तो ऊपर बात हो चुकी, अब नीचे देख लेते हैं फिर इसको विचार करके। तो भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का एक साधन है। मतलब मनुष्य के मन में जो कुछ विचार है अथवा बातें हैं उनको सुनकर समझकर आदान करते हैं, फिर उत्तर के रूप में से प्रदान करते हैं अथवा प्रतिक्रिया के रूप में प्रदान करते हैं, दे देते हैं। तो वह कौन सा साधन है? तो वह है भाषा। भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का एक साधन है। स्पष्ट है? तीसरा है भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द्वारा हस्तांतरित होता है। क्या होता है? हस्तांतरित होता है। अब यहाँ शब्द आता है हस्तांतरित, इसका पहले अर्थ जान ले।
हस्तांतरित शब्द का अर्थ होता है एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना, और इसी तरह यह क्रमवार आगे की ओर बढ़ते जाना, जिसे हम हस्तांतरित कहते हैं। अब इसको थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए मित्रों भाषा के संदर्भ में जानने का प्रयास करते हैं और बताने का हम प्रयास करते हैं। मित्रों, मान लेते हैं जब बच्चा कोई छोटा होता है तो वह भाषा जो है अपनी माँ से अथवा परिवार के अन्य सदस्यों से प्राप्त करता है, सीखता है ना। तो इसका मतलब हुआ कि वह बच्चा अपने बड़ों से वह भाषा सीख रहा है ना। स्पष्ट है बात। और उनके जो बड़े हैं वह कहाँ सीख रहे हैं? अपने बड़ों से सीखे हैं। तो इस तरह यह क्रमवार आगे की ओर बढ़ता हुआ आया है और उस बच्चे तक पहुंचा है। ठीक है, पहुंचा है ना। तो इसी को हम बोलते हैं हस्तांतरित, मतलब वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की ओर बढ़ता गया है। मतलब जिस भाषा का प्रयोग हमारे पूर्वज करते थे वह पीढ़ी दर पीढ़ी उस बच्चे तक या हम तक आ पहुंचा है और उससे अब आगे बढ़ेगा दूसरी पीढ़ी तक, तो यह हस्तांतरित हुआ। तो यह स्पष्ट है कि भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द्वारा हस्तांतरित होता है। अब स्पष्ट है मित्रों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाषा किसी भी संस्कृति की पहचान होती है। यह चौथा नंबर पॉइंट है कि भाषा किसी भी संस्कृति की पहचान होती है। अब इसको थोड़ा उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। मान लेते हैं कि दो व्यक्ति हैं जो अलग अलग अपने मोबाइल फोन से बातें कर रहे हैं। ठीक है, एक बंगाली में बात कर रहे हैं, दूसरा पंजाबी में कर रहे हैं। अब यदि मित्रों वहां पर हम या आप खड़े हैं तो उनकी बातों को सुनकर यह तो नहीं समझ सकते कि वह किससे बात कर रहे हैं अथवा क्या बात कर रहे हैं, है ना। यह नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हमें बंगाली नहीं आता है और पंजाबी भी नहीं आता है। ठीक है, लेकिन इतना तो समझ सकते हैं मित्रों कि वह किस भाषा में बात कर रहा है, मतलब वह किस भाषा से संबंधित है अथवा किस संस्कृति से संबंधित है। तो यह कौन बताएगा, किसके माध्यम से पता चलेगा? तो वह माध्यम होगा भाषा। वह स्पष्ट है मित्रों। तो भाषा किसी भी संस्कृति की पहचान होती है। स्पष्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट है भाषा परंपरागत तथा अर्जित दोनों है। अब यहाँ शब्द आता है परंपरागत। तो परंपरा शब्द का क्या अर्थ होता है? जो हमारे पूर्वजों द्वारा किया गया हो और उसको हम उसी रूप में करते आ रहे हैं, अन्य पीढ़ियों द्वारा वह किया जा रहा हो, तो वह परंपरा हुआ, है ना। जो अभी हम ऊपर बता चुके हैं कि भाषा के संदर्भ में, तो वहां भी वही बात है, वह हस्तांतरित हो रहा है, परंपरागत हो रहा है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भाषा जा रहा है, बच्चा सीख रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो यह परंपरा हुआ। अब है अर्जित। अर्जित शब्द का क्या मतलब होता है? अर्जित शब्द का मतलब होता है मित्रों प्राप्त करना, है ना। क्या होता है? प्राप्त करना। लेकिन मित्रों अर्जित को यदि गहराई से विचार करें इस शब्द पर, तो प्राप्त करना तो होता है, लेकिन कैसे प्राप्त करना? तो जब तक मेहनत के द्वारा हम कोई वस्तु या कुछ प्राप्त नहीं करते तो उसे हम अर्जित की श्रेणी में कभी नहीं रखेंगे, है ना। यह बात स्पष्ट है मित्रों, इसको याद रखें कि अर्जित शब्द जब भी आएगा तो उसके अंदर यह छुपा होगा कि कोई जो व्यक्ति है वह मेहनत के द्वारा प्राप्त किया है। अब मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अचानक लॉटरी लगा और वह बहुत पैसा वाला हो गया, है ना। या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अचानक धन आया और वह बहुत बड़ा पैसा वाला हो गया, धनाढ्य बन गया, तो उसे हम अर्जित की श्रेणी में कभी नहीं रखेंगे, यह गलत होगा, है ना। उसको कैसे रखेंगे? वो उसको ऐसे कह सकते हैं उसने पैसा पाया है या उसे मिला है, यह बोल सकते हैं, लेकिन अर्जित नहीं बोल सकते। इसका मतलब है कि अर्जित का मतलब होता है मेहनत के द्वारा प्राप्त करना। अब इसको भाषा के अंतर्गत
देखते हैं, विचार करते हैं। जब कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से अथवा परिवार के अन्य सदस्यों से कोई भाषा सीखता है तो क्या होता है, उस बच्चे के मस्तिष्क में हलचल होती है, उसका मस्तिष्क उस समय सक्रिय हो जाता है, वह सीखने के प्रक्रिया में वह मस्तिष्क चलने लगता है। तो क्या होता है, वह मेहनत के बल पे उसको सीखता है बच्चा, है ना, तब उसको प्राप्त होता है वह। तो उसे इसीलिए मित्रों यहाँ जो अर्जित शब्द दिया गया है वह पूर्णतः उचित है, क्योंकि बच्चा जो है मेहनत के द्वारा उस भाषा को सीखता है। तो अब स्पष्ट है मित्रों कि जब कभी अर्जित शब्द आए तो इसका मतलब है उसके अंदर छुपा होगा क्या, कि मेहनत के बल पे कोई लिया होगा कुछ, तो उसे हम अर्जित कहेंगे। ठीक है मित्रों, अब स्पष्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है भाषा की प्रकृति। प्रकृति शब्द का क्या अर्थ होता है? प्रकृति शब्द का अर्थ होता है स्वभाव अथवा गुण। क्या होता है? स्वभाव अथवा गुण। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि वह अच्छे प्रकृति के व्यक्ति हैं या इंसान हैं, मतलब वे अच्छे गुण वाले या अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं या इंसान हैं। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। तो भाषा के अपने गुण या स्वभाव को हम भाषा की प्रकृति कहते हैं। मतलब भाषा का जो भी गुण होगा अथवा स्वभाव होगा वही भाषा की प्रकृति हो जाएगा या प्रकृति कहलाएगी, है ना। स्पष्ट है। अब है भाषा का उद्देश्य। उद्देश्य शब्द का क्या अर्थ होता है? उद्देश्य शब्द का अर्थ होता है लक्ष्य, है ना। मतलब भाषा का क्या लक्ष्य है? तो भाषा का उद्देश्य अथवा लक्ष्य है विचारों का आदान प्रदान करना, मतलब सुन के और समझ के आदान करना, लेना और उत्तर के रूप में उसे प्रदान करना, मतलब दे देना। तो भाषा का उद्देश्य अथवा लक्ष्य है आदान या प्रदान करना। ठीक है, स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के अंग। तो भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। अब मित्रों पहले मूल ध्वनियां क्या होती है पहले यह जान लेना आवश्यक है। तो मूल ध्वनियां होती है जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ये सभी है मूल ध्वनियां। इससे क्या होता है? इससे शब्द का निर्माण होता है और फिर वाक्य का, उसके बाद अंत में भाषा का निर्माण होता है मित्रों, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियां ही भाषा के अंग हैं। क्या है? वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियां ही भाषा के अंग हैं। स्पष्ट है मित्रों। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के क्रम में क्या आता है? भाषा के प्रकार। सामान्य तौर पर भाषा के मुख्य 3 रूप होते हैं अथवा प्रकार होते हैं। कौन कौन? पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा क्या है? सांकेतिक भाषा। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। लेकिन व्याकरण में मुख्य रूप से भाषा के 2 ही रूपों की चर्चा होती है और सांकेतिक भाषा की चर्चा अलग से की जाती है। हाँ मित्रों, आप बहुत सारे पाठ्य पुस्तक में अथवा किताबों में देखेंगे कि भाषा के मुख्य 2 ही रूप होते हैं या अथवा प्रकार होते हैं। कौन कौन? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा की चर्चा अलग से की जाती है, अब देखेंगे, है ना। अब यह क्यों होता है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे मित्रों। तब तक इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्या है? मौखिक भाषा। कि जब हम अपने विचारों को मुख से बोलकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मतलब जब मनुष्य अपने मन के विचार को मुख के द्वारा, मतलब आवाज के द्वारा अथवा ध्वनि के माध्यम से सामने वाले तक अपनी बात पहुंचाते हैं तो वह हो गया मौखिक भाषा। स्पष्ट है। अब उदाहरण को स्पष्ट करने से पूर्व मित्रों हम यह बताना चाहेंगे कि जब कभी मौखिक भाषा की बात हो या चर्चा हो
तो यह जान लीजिए मित्रों कि यह आवश्यक है कि जब तक दो व्यक्ति नहीं होंगे, मतलब एक बोलने वाले और एक उनकी बात को सुनने वाले, तब तक मौखिक भाषा की श्रेणी में वह नहीं आएगा, है ना। इस बात को आप पूरी तरह याद रख लें कि मौखिक भाषा में जब तक दो व्यक्ति, एक बोलने वाले और एक सुनने वाले नहीं होंगे, तब तक वह मौखिक भाषा कभी नहीं कहलाएगा। अब उदाहरण से और स्पष्ट करते हैं। जैसे पहला है अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाया जाना। मान लेते हैं कोई अध्यापक किसी कक्षा में कुछ पढ़ा रहे हैं अथवा बता रहे हैं मुख के द्वारा, अपने आवाज के माध्यम से, अपने ध्वनि के माध्यम से। तो सामने बैठे जो छात्रगण हैं वह उनकी बातों को सुन करके समझ रहे हैं और फिर उत्तर देने का प्रयास करेंगे, है ना। तो यहाँ भी दो व्यक्ति हैं, एक बोल रहे हैं, एक बता रहे हैं, और दूसरा क्या कर रहा है, उनकी बातों को सुन करके समझ रहा है ना। स्पष्ट है। तो यहाँ भी दो व्यक्ति हो गए, इसीलिए अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाया जाना क्या हो गया, मौखिक भाषा हो गया। ठीक है। दूसरा है टेलीफोन की भाषा। टेलीफोन की भाषा जो होती है उसमें भी दो व्यक्ति मुख के द्वारा अपने आवाज के माध्यम से कुछ बोलते हैं जिसको दूसरा व्यक्ति सुनता है। तो टेलीफोन की जो भाषा हुई वह भी मौखिक भाषा के अंतर्गत आ जाता है मित्रों, है ना। अब है रेडियो की भाषा। रेडियो में जो कुछ आवाज आती है या बोला जाता है तो वह हम सभी सुनते हैं और फिर समझते हैं, है ना। रेडियो में जो कोई अपने आवाज के माध्यम से कुछ कहता है उसको हम लोग सुनते हैं और समझते हैं। तो यहाँ भी क्या हुआ, दो व्यक्ति है, एक कुछ कह रहा है या बता रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, इसको सुन करके समझने का प्रयास कर रहा है, हुआ ना। तो यहाँ भी स्पष्ट है मित्रों कि रेडियो की भाषा भी मौखिक भाषा हुई, है ना, स्पष्ट है। अब है चौथा वार्ता। पहले वार्ता शब्द का अर्थ जान ले मित्रों। तो वार्ता शब्द का अर्थ होता है जब कभी दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर कुछ बातें करते हों अथवा बातचीत करते हों, उसे हम वार्ता कहते हैं। मतलब जब दो व्यक्ति, एक कहने वाले और एक सुनने वाले, जब तक नहीं होंगे तब तक वह वार्ता नहीं होगा। तो यहाँ पर दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं तो इसको कहा जाता है वार्ता। ठीक है। अब है भाषण देना। पहले भाषण देने का मतलब समझ लें। भाषण देने का अर्थ होता है जब कोई नेता माइक के माध्यम से अपना विचार प्रकट करते हैं उसे हम भाषण देना कहते हैं। ठीक है। अब भाषण देने के दौरान क्या होता है, वो अकेले तो नहीं बोलेंगे, उनके सामने कोई सुनने वाला होगा, समझने वाला होगा, है ना। तो सुनने वाला और समझने वाला क्या है, श्रोता है। तो यहाँ भी दो व्यक्ति हो गए, है ना, एक सुनने वाला और एक बोलने वाला। तो यह भाषण देना भी मौखिक भाषा के अंतर्गत आ गया। अब स्पष्ट हो गया मित्रों। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। मतलब जब हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। ऊपर में क्या था, जब हम अपने विचारों को मुख के द्वारा बोलकर अथवा ध्वनि के माध्यम से किसी को बताते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाता था। यहाँ पर है अपने विचार को बोलकर नहीं, बिना आवाज के, पेपर पर सिर्फ लिखित रूप में जब हम व्यक्त करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब स्पष्ट है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे पत्र लेखन। अब यहाँ शब्द आता है पत्र और लेखन। तो पत्र शब्द का क्या मतलब होता है, तो पत्र शब्द का अर्थ होता है चिट्ठी, और लेखन का मतलब लिखना, मतलब चिट्ठी लिखना। तो चिट्ठी लिखने की जो प्रक्रिया है तो वह लेखन विधि के अंतर्गत आता है, चिट्ठी लिखा जाता है ना। तो यह लिखित भाषा के अंतर्गत आ गया। अब है समाचार पत्र की भाषा। समाचार पत्र की जो भाषा होती है वह भी लिखित होता है, जिसको हम लोग पढ़ करके समझते हैं, है ना, छप कर आता है वह। तो यह समाचार पत्र की भाषा भी लिखित भाषा के अंतर्गत आ गया। अब है धार्मिक पुस्तक। धार्मिक पुस्तक में जो कुछ बातें लिखी गई है उसको हम लोग पढ़ते हैं, है ना, वह भी लिखित रूप में है।
जिसको हम पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो धार्मिक पुस्तक भी लिखित भाषा के अंतर्गत आ गया। अब है दस्तावेज। पहले दस्तावेज का अर्थ जान लें। दस्तावेज का अर्थ होता है जमीन का जो कागज होता है या जमीन का जो पेपर होता है, जिस पर उस जमीन के विषय में, उसके मालिक के विषय में क्या होता है, लिखित भाषा के रूप में, लिखित रूप में रहता है, लिखा हुआ है ना। तो जमीन के कागजात को हम दस्तावेज कहते हैं। या दस्तावेज का अर्थ समझ गए। तो उसमें भी क्या होता है, लिखित रूप में लिखा रहता है सब कुछ, मालिक का नाम, जमीन के विषय में सब कुछ, तो उसे हम दस्तावेज कहते हैं। तो यहाँ यह हो गया लिखित भाषा के अंतर्गत आ गया। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, और आगे बढ़ने के क्रम में देखते हैं मौखिक भाषा की विशेषताएं। तो मौखिक भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, यह भाषा का अस्थायी रूप है। अभी यहाँ मित्रों और शब्द का अर्थ हिंदी में कुछ जगह नहीं होता है। और शब्द का अर्थ क्या होता है, नहीं, ठीक है। अब यहाँ लाते हैं इसको। तो अस्थायी, अ का मतलब नहीं, स्थायी का मतलब स्थिर। तो जो स्थिर ना हो उसे हम अस्थायी कहते हैं। क्या, जो स्थिर ना हो उसे हम अस्थायी कहते हैं। मतलब अ का मतलब नहीं होता है ना, और स्थायी का मतलब स्थिर होता है। अब स्पष्ट है, यह भाषा का अस्थायी रूप है। अब दूसरा क्या है, यह उच्चारित होने के साथ साथ समाप्त हो जाती है। मतलब कोई व्यक्ति कुछ बोलते हैं तो बोलने के क्रम में ही उनके द्वारा बोला गया जो ध्वनि है वह समाप्त हो जाती है। ऐसा तो नहीं होता वह गूंजता रहता, उसको हम बाद में सुन करके समझ लेंगे, है ना। तो वह समाप्त हो जाती है। इसलिए मित्रों यह अस्थायी होता है ना, क्योंकि यह टिकाऊ नहीं होता है, यह बदलता रहता है, समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब है यह पूर्णतः समाप्त हो जाती है, तो इसे अस्थायी रूप हो गया यह। ठीक है, दोनों समझ गए आप। तीसरा है, इसमें वक्ता और श्रोता आमने सामने होते हैं। यह पहले भी बता चुके हैं कि जब तक वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, मतलब वक्ता की बातें को जो सुनता है उसे हम श्रोता कहते हैं। स्पष्ट है। तो ये दोनों आमने सामने हैं, यह बात पूर्णतः स्पष्ट है, तो ही वह मौखिक भाषा कहलाएगी। अब चौथा है, यह भाषा का मूल रूप है। मूल का मतलब क्या होता है, मूल का अर्थ होता है जड़, अथवा अंग्रेजी में बोल सकते हैं बेस, जिसपे खड़ा होता है कोई। तो यह भाषा का कौन सा रूप है, मूल रूप है अथवा जड़ रूप है। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगे है लिखित भाषा की विशेषताएं। तो लिखित भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन है। पहला है, यह भाषा का स्थायी रूप है। ऊपर में क्या था, अस्थायी, मतलब यह स्थिर नहीं है, लेकिन यह है स्थायी है, यह स्थिर है, टिकाऊ है। ठीक है। दूसरा है, भाषा के इस रूप में हम अपने भावों और विचारों को अनंत काल तक सुरक्षित रख सकते हैं। अब इसको स्पष्ट करते हैं कि कोई धार्मिक ग्रंथ होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो कुछ बातें लिखी होती है वह आज की तो लिखी नहीं होती है मित्रों, वह हजारों वर्ष पूर्व लिखी गई होगी। उसको हम आज भी उसी रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, उसी रूप में पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब दूसरा है इतिहास की बातें। इतिहास में जो कुछ भी बातें लिखी जाती है वह आज की तो लिखी नहीं है, आज की तो घटना नहीं है, बहुत हजारों वर्ष पूर्व की घटना है, लेकिन उसको हम आज भी उसी रूप में पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना। तो यह दोनों जो क्या हो गया, इससे यह इस दोनों उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि लिखित भाषा जो है उसको हम अनंत काल तक सुरक्षित रख सकते हैं। स्पष्ट है, यह कभी समाप्त नहीं होगा, टिकाऊ है यह। अब तीसरा है, इस रूप में यह अपेक्षा नहीं रहता कि वक्ता और श्रोता आमने सामने हो। अब यहाँ लिखित भाषा में वक्ता को लिखने वाला मान लेते हैं और श्रोता को पढ़ने वाला। तो जब कोई वक्ता मतलब लिखने वाला जो कुछ बातें अपने विचार को
किस पे लिखता है? किसी कागज पर अथवा पेपर पर लिख करके वहां छोड़ देगा और श्रोता मान लिया जाए कि तत्काल उपलब्ध नहीं है, मतलब पढ़ने वाला, तो वह पढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं मतलब श्रोता, वह बाद में आकर भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो लिखित भाषा में यह आवश्यक नहीं है मित्रों कि दो व्यक्ति आमने सामने हो, मतलब वक्ता और श्रोता आमने सामने हो। स्पष्ट है मित्रों? अब आगे बढ़ते हैं। अब है सांकेतिक भाषा। परिभाषा देख लेते हैं। जब हम अपने विचारों को संकेतों अथवा चिन्हों द्वारा व्यक्त करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो सांकेतिक भाषा में क्या होता है? मनुष्य अपने मन के विचार को अपने आवाज के माध्यम से, अपने मुख के द्वारा या अपने ध्वनि के माध्यम से कुछ नहीं बताता, सिर्फ हाथ का इशारा, आंख का इशारा, कुछ से मतलब संकेत के माध्यम से अथवा कोई चिन्ह बना करके जब बताता है, अपना विचार व्यक्त करता है, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब इसको और स्पष्ट करने के लिए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस। क्या है? ट्रैफिक पुलिस। अब जैसे शहरों के चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस रहती है और वह क्या करते हैं? विसिल बजाते हैं पहले और एक हाथ से इशारा करते हैं कि ठहर जाइए और दूसरे हाथ से कहते हैं कि आगे बढ़िए। तो क्या होता है? वह मुख से तो नहीं बोलते हैं मित्रों, वह केवल इशारा देते हैं, संकेत देते हैं, जिसको सभी व्यक्ति समझ पाते हैं, समझ लेते हैं और उसी रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ट्रैफिक पुलिस क्या हो गया? सांकेतिक भाषा, क्योंकि इसमें मुख के द्वारा या आवाज का कोई आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा है गूंगा। अब गूंगा शब्द का क्या अर्थ होता है? जब कोई व्यक्ति अपने मुख के द्वारा कुछ ना बोल पाए तो उसे हम गूंगा कहते हैं, है ना। वह मुख से कुछ नहीं, उसकी आवाज नहीं निकल सकती है तो वह गूंगा हो गया। तो गूंगा व्यक्ति जो कुछ बताना चाहेगा अथवा विचार कुछ किसी अन्य व्यक्ति को बताना चाहेगा तो क्या करेगा? इशारा अथवा चिन्ह का सहारा लेगा तो ही बता सकता है। तो गूंगा जो हो गया वह भी सांकेतिक भाषा हो गया। अब है बहरा। बहरा शब्द का क्या अर्थ होता है? तो बहरा शब्द का अर्थ होता है जिसकी श्रवण शक्ति समाप्त हो। क्या है? जिसकी श्रवण शक्ति। अब श्रवण शब्द का क्या अर्थ होता है? श्रवण शब्द का अर्थ होता है सुनना, मतलब सुनने की शक्ति समाप्त हो, उसे हम बहरा कहते हैं। स्पष्ट है? तो बहरा व्यक्ति को यदि कुछ हम बताना चाहेंगे तो इसके लिए हमें कोई संकेत अथवा चिन्ह का प्रयोग करना होगा। स्पष्ट है? तो इसीलिए बहरा जो है सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आ गया। अब छोटा बच्चा क्या करता है? जब उसको भूख लगती है अथवा कोई शारीरिक समस्या उत्पन्न होती है तो वो बच्चा रोने लगता है। तो वह मतलब रो करके अपना संकेत दे रहा है, इशारा दे रहा है। तो उसकी माँ अथवा परिवार के अन्य सदस्य उनकी बातों को सुन करके, रोने की आवाज को सुन करके तत्काल उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं, है ना। उस बच्चे को चुप कराने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार छोटा बच्चा भी सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आ गया। ठीक है। अब है सैनिक भाई जो होते हैं, जब वह युद्ध के मैदान में जाते हैं या घने जंगलों में या पहाड़ों पे जाते हैं या युद्ध करने, तो वह संकेत अथवा चिन्ह का सहारा लेते हैं। क्यों? क्योंकि यदि वह मुख के द्वारा बोलेंगे, आवाज के माध्यम से बोलेंगे तो दुश्मन उनकी बातों को सुन लेंगे, समझ लेंगे और उन पर आक्रमण कर सकते हैं। तो इसीलिए सैनिक जो होते हैं वह भी चिन्ह का अथवा संकेत का सहारा लेते हैं। ठीक है, स्पष्ट है मित्रों। अब आगे बढ़ते हैं। सांकेतिक भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला क्या है? यह भाषा का मूक रूप है। अब यहाँ शब्द आता है मूक। मूक का क्या अर्थ होता है? तो मूक शब्द का अर्थ होता है गूंगा, मतलब जो मुख के द्वारा कुछ बोल ना पाए, अपने आवाज के द्वारा कुछ किसी को बता ना पाए, उसे हम मूक कहते हैं या गूंगा कहते हैं। स्पष्ट है? तो मतलब सांकेतिक भाषा में आवाज की आवश्यकता कहीं नहीं पड़ती है, केवल
इशारा के अथवा संकेत के माध्यम से अथवा चिन्हों के माध्यम से बताया जाता है। ठीक है, तो स्पष्ट है बात। दूसरा है, इसमें संकेत या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यह बात भी स्पष्ट है कि सांकेतिक भाषा में संकेत या चिन्ह के प्रयोग पर बल दिया जाता है। ठीक है। तीसरा है, इस भाषा में देखकर समझने पर बल दिया जाता है। हाँ मित्रों, यह भी बात सत्य है कि इसमें कुछ सुना नहीं जाता है, सिर्फ सामने वाले का इशारा को देखा जाता है और समझा जाता है और उस रूप में प्रतिक्रिया दिखाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ट्रैफिक पुलिस हुआ सबसे बड़ा उदाहरण, है ना। तो यह बात भी स्पष्ट है कि इस भाषा में देखकर समझने पर बल दिया जाता है। स्पष्ट है मित्रों। अब आगे बढ़ते हैं। यह सभी प्रकार के भाषाओं से कठिन है। हाँ मित्रों, यह भी सत्य है कि जैसे मौखिक भाषा और लिखित भाषा को सभी लोग प्रयोग करते हैं उस भाषा का, लेकिन सांकेतिक भाषा का को जानना, है ना, कठिन है। सभी लोग नहीं जान पाते हैं। वही लोग जान पाएंगे सांकेतिक भाषा को जिसको इसके विषय में जानकारी है ना, या ज्ञान प्राप्त है। तो इसीलिए इसको कठिन माना जाता है। स्पष्ट है कि यह सभी प्रकार के भाषाओं से कठिन है। अब आगे बढ़ते हैं। विशेष। अब प्रश्न यह उठता है कि सांकेतिक भाषा को भाषा के प्रकारों से अलग क्यों रखा जाता है तथा पशु पक्षी की भाषा को भाषा की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जाता है। ठीक है, दो प्रश्न है। तो इसकी सांकेतिक भाषा की पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम लोग कि इसको प्रकार से अलग रखा जाता है, चर्चा अलग होती है। दूसरा है, पशु पक्षी की भाषा को भाषा की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जाता है। यानी पशु पक्षी भी तो भाषा बोलते हैं, भी अपनी भाषा में बातें करते हैं, लेकिन मनुष्य जाति पशु पक्षी की भाषा को भाषा की श्रेणी में नहीं रखते हैं। क्यों? तो इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, क्योंकि सांकेतिक भाषा तथा पशु पक्षी की भाषा को समझना आम लोगों के लिए कठिन है। माने सामान्य लोग जो हैं, साधारण लोग जो हैं, वह नहीं समझ सकते हैं, नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण सांकेतिक भाषा को प्रकार से अलग रखा गया है और पशु पक्षी की भाषा को भाषा के अंतर्गत नहीं रखा जाता, उसको भाषा का रूप नहीं दिया गया है, क्योंकि यह बहुत कठिन होता है। इसको समझने के लिए विशेष शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो स्पष्ट है बात। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब है मानक भाषा। यहाँ मानक शब्द से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ होता है मानक का? तो मानक शब्द का तात्पर्य होता है, मानक शब्द से मानना अथवा मान लेना। क्या होता है मानक शब्द का अर्थ? मानना अथवा मान लेना। अब देखते हैं, विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है उसे मानक भाषा कहते हैं, है ना। अब इसको थोड़ा और समझते हैं, क्लियर करते हैं कि जब कोई शब्द है, ठीक है, कोई शब्द है तो उसका जो दूसरा रूप होता है उसको क्या करते हैं विद्वान अपने पत्रिका, अपने उपन्यास या किताब में उस दूसरे रूप का, दूसरे भाषा शब्द के दूसरे रूप को जो है उसका उसमें प्रयोग करते हैं, अपनी किताब में, उपन्यास में आदि में, है ना। तो क्या होता है, धीरे धीरे सभी लोग तक पहुंचता है। सामान्य लोग यानी कि सर्वमान्य हो जाता है, या धीरे धीरे या आम लोगों तक पहुंचता है तो सर्वमान्य बन जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, यह सभी लोग इसके दूसरे रूप को लिखने लगते हैं और यह मान लेते हैं कि यह भी सत्य है ना। तो इसे ही हम मानक भाषा कहते हैं, ऐसे समझें, है ना। अब इसको उदाहरण देकर और स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे अंत, इसमें क्या है, अ आधा न, तो अंत, इसका मानक रूप क्या होगा, अ ऊपर अनुस्वार और तो अंत, ऐसे भी अंत लिखते हैं, तो यह मानक रूप हुआ। ठंड, ठ आधा न अथवा आधा अड़, ड ठंड। दूसरा है ठ ऊपर अनुस्वार और ड ठंड, उसका मानक रूप हो गया। ठीक है,
जैसे गई, तो ग य दीर्घ ईकार गई, तो यह इसका मानक रूप क्या होगा? ग ई दीर्घ ईकार गई, है ना? स्पष्ट है। अब है पांडव, तो प आकार आधा न अथवा अड़, ड व पांडव, इसका मानक रूप क्या होगा? प आकार ऊपर अनुस्वार, ड व पांडव। ठीक है। अब जैसे सुंदर, तो दंत स हर्ष उकार आधा न द और र, सुंदर, इसका मानक रूप तो दंत स हर्ष उकार ऊपर अनुस्वार द र, सुंदर आदि। ठीक है। अब यह पूर्णतः स्पष्ट हो गए मित्रों। मानक भाषा अब भूलने का कोई गुंजाइश नहीं रहा, है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब है मातृभाषा। तो पहले मातृ शब्द का अर्थ जान लें। तो मातृ शब्द का अर्थ होता है मित्रों माता, है ना? मातृ शब्द का क्या अर्थ होता है? माता। अब इसको देखते हैं। साधारण शब्दों में माता की भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। मतलब माता द्वारा जो कुछ बोला जाता है और बच्चा समझता है, उस बात को सीखता है, तो वह मातृभाषा कहलाता है ना? दूसरे शब्दों में माता द्वारा सीखी गई भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। मतलब छोटा बच्चा जब अपनी माँ के द्वारा जो कुछ सुनता है ना, माँ जो कुछ कहती है उसको सुनता है, तो वो धीरे सीखता है, तो उसे हम मातृभाषा कहते हैं। स्पष्ट है। अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए मैथिली भाषा, मतलब ब्राह्मण कोई व्यक्ति होगा तो अपने परिवार में मैथिली भाषा बोलेगा। बंगाली होगा तो बांग्ला बोलेगा, राजस्थानी होगा तो राजस्थानी भाषा बोलेगा, है ना? महाराष्ट्री होगा तो मराठी भाषा बोलेगा, है ना? तो अब स्पष्ट है बात कि मातृभाषा किसे कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब आगे बढ़ने के क्रम में देखते हैं भाषा परिवार। भाषा परिवार क्या है? तो भारत में मुख्य रूप से दो भाषा परिवार हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है आर्य भाषा परिवार और दूसरा क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार। अब इसका देखते हैं पहले क्या होता है। पहला है आर्य भाषा परिवार। तो उत्तर भारत की सभी भाषाएं आर्य भाषा परिवार के हैं। ठीक है। ये सभी संस्कृत से निकली भाषाएं हैं। क्या है? संस्कृत से निकली भाषाएं। कौन कौन है? जैसे हिंदी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, पंजाबी, डोगरी, मराठी, है ना? ये जितने भी भाषाएं हैं वे सभी उत्तर भारत में बोले जाते हैं और ये सभी संस्कृत से निकली भाषाएं हैं। स्पष्ट है मित्रों। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। तो दक्षिण भारत के चारों प्रमुख भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार के हैं। कौन कौन है? जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये जितने चारों भाषाएं हैं वह दक्षिण भारत में बोली जाती है विशेष तौर पर, और यह इसीलिए द्रविड़ भाषा परिवार के हो गए। स्पष्ट है बात। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, है ना? अब आगे बढ़ने के क्रम में देखते हैं तो आ गया भाषा कौशल का अर्थ। अब यहाँ शब्द आता है कौशल। कौशल शब्द का क्या अर्थ होता है? तो कौशल शब्द का अर्थ होता है गुण अथवा योग्यता। कौशल शब्द का क्या अर्थ होता है? गुण अथवा योग्यता। पता ना, उसके पास बहुत कौशल है, मतलब बहुत गुण है। तो भाषा के लिए अच्छी तरह से काम करने की योग्यता प्राप्त करना अथवा हासिल करना, उसे ही हम भाषा का कौशल जो है उसका अर्थ होता है ना? स्पष्ट है मित्रों। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के भाषा शिक्षण की आवश्यकता, मतलब भाषा का शिक्षण क्यों आवश्यक है? तो भाषा केवल शिक्षा प्राप्त का ही माध्यम नहीं है। मतलब भाषा से के द्वारा हम केवल पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, वही माध्यम नहीं है, बल्कि विचार, मतलब विचार क्या हुआ? मैंने बातचीत करना, अपना विचार उसको देना, उसका विचार समझना, तो विचार हुआ। विनिमय मतलब लेन देन में भी विचार मतलब भाषा का प्रयोग होता है ना? इसके बाद है व्यापार। व्यापार में क्या होता है? दो व्यक्ति आपस में भाषा बोलते हैं तो व्यापार हुआ। प्रशासन
जिसको पुलिस बोलते हैं, संचार, पर्यटन हुआ। पर्यटन का क्या अर्थ हुआ कि जब कोई व्यक्ति कहीं अन्य जगह घूमने जाते हैं तो उसको बोलते हैं पर्यटन करना, है ना। तो पर्यटन में भी भाषा की आवश्यकता पड़ेगी। तथा रोजगार, रोजगार का मतलब नौकरी चाकरी, नौकरी चाकरी में भी भाषा की आवश्यकता पड़ेगी। बगैर भाषा के आप रोजगार नहीं कर पाएंगे, है ना, संभव नहीं है। अब आगे है, भाषा शिक्षण को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। वह भाग कौन है? दो। एक है प्रधान कौशल, दूसरा है गौण कौशल। पहला है प्रधान कौशल, दूसरा है गौण कौशल। प्रधान कौशल क्या है? तो भाषा का सर्वप्रथम कार्य है संप्रेषण करना। क्या करना? संप्रेषण करना। यहाँ संप्रेषण का अर्थ है विचारों का आदान प्रदान बोल कर करना। मतलब जब हम अपने विचारों को या मनुष्य अपने विचारों को मुख के द्वारा, आवाज के माध्यम से जब किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाता है बात, या पहुंचाते हैं अपनी बातें, तो उसे हम संप्रेषण कह सकते हैं, है ना। स्पष्ट है बात? अब नीचे देखते हैं। इस प्रकार संप्रेषण के लिए हमें भाषा के उच्चारित रूप की आवश्यकता होती है। बात पूर्णतः स्पष्ट हो गई अब कि उच्चारित रूप मतलब जब तक हम कुछ बोलेंगे नहीं, अपनी आवाज नहीं देंगे तो वह संप्रेषण नहीं कहलाएगी। ठीक है, स्पष्ट है। अतः इससे संबंधित कौशल ही प्रधान कौशल कहे जाते हैं। मतलब इससे संबंधित कौशल प्रधान कौशल कहे जाते हैं। कौन कौन है प्रधान कौशल के अंतर्गत? 2 कौशल आते हैं। पहला है सुनना तथा दूसरा बोलना। पहला सुनना तथा दूसरा बोलना। स्पष्ट है। अब है गौण कौशल, दूसरा है गौण कौशल। बालक जब अपनी आरंभिक भाषा परिवार और समाज में सीखता है तो परिवार और समाज ही उसका प्रथम पाठशाला होता है। अब इसको जान ले थोड़ा। मतलब कि बालक या छोटा बच्चा पहले क्या करता है? परिवार से भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है। फिर वह बड़ा होता है तो क्या होता है? वो समाज में आता है, जहां वह अपने छात्र, अपना जो उसका साथी होते हैं, दोस्त होते हैं, उनसे वह भाषा सीखते हैं और अपना भाषा उनको देते हैं। तो इस तरह लेना देना होता है, वहां पर लेन देन की बातें, है ना, भाषा के माध्यम से। तो इससे क्या होता है? भाषा का विकास भी होता है। वह और अच्छी तरह बोलते हैं और अपने दोस्तों की भाषा को भी समझने लगते हैं और बोलने लगते हैं। ठीक है, तो यह पाठशाला इसलिए कहा गया इसको कि परिवार और समाज मनुष्य का प्रथम पाठशाला होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? वह विद्यालय आता है और विद्यालय आकर फिर अध्यापक के द्वारा पढ़ना लिखना सीखता है तो और अच्छा बनता है। ठीक है, उसकी भाषा में सुदृढ़ता आती है, मजबूत होता है। इस प्रकार के भाषा शिक्षण को गौण कौशल के अंतर्गत रखते हैं या आते हैं या। ठीक है, अब देखते हैं। इसके 2 रूप हैं। पहला है पढ़ना तथा लिखना। पहला क्या है? पढ़ना तथा दूसरा क्या है? लिखना। स्पष्ट है मित्रों? अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार भाषा के 4 कौशल होते हैं। कौन कौन? पहला है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना और चौथा लिखना। तो भाषा के 4 कौशल कौन कौन होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना। स्पष्ट है मित्रों? अब मित्रों यहां महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। मैंने महत्वपूर्ण तथ्य यहां इसलिए जोड़ा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कुछ अन्य जानकारी या कुछ अलग जानकारी या ज्ञान लेना भी चाहिए, आवश्यक है। यह भी प्रतियोगी परीक्षा में या पाठ्य पुस्तक के परीक्षा में भी पूछा जाता है कुछ कुछ, तो इसको मैं जोड़ने का प्रयास किया है। तो पहला क्या है? विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? संस्कृत है। दूसरा क्या है? भाषा का सबसे प्राचीन रूप ऋग्वेद संहिता में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद संहिता में मिलता है भाषा का सबसे प्राचीन रूप। तीसरा है संसार की भाषाओं में हिंदी को तीसरा स्थान प्राप्त है। हिंदी को संसार की भाषाओं में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो तीसरा स्थान प्राप्त है। स्पष्ट है? अब है चौथा फारसी भाषा, जो दाईं से बाईं तरफ लिखी जाती है, जैसे उर्दू,
है ना, दाईं से बाईं तरफ लिखी जाती है। स्पष्ट है। अब पांचवा है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन है? उद्दंत मार्तंड। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन है? उद्दंत मार्तंड है। छठा है, हिंदी विश्व सम्मेलन का आयोजन सर्वप्रथम 1975 में नागपुर में हुआ। हिंदी विश्व सम्मेलन का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ? 1975 में, मतलब 1975 में नागपुर में आयोजन हुआ था। स्पष्ट है। अब सातवां और अंतिम है, मॉन्टेसरी विधि। इसमें क्या होता है? तो यह विधि लेखन कला सीखने हेतु आंख, कान तथा हाथ तीनों के प्रयोग पर बल देती है। मान लिया जाए कि कोई छोटा बच्चा होता है जो लेखन क्रिया सीख रहा है, तो मॉन्टेसरी विधि के अनुसार उस बच्चे को आंख, कान तथा हाथ तीनों के प्रयोग पर बल देना आवश्यक है, तब वह लेखन क्रिया में प्रवीण होगा, है ना, उसकी लेखन क्रिया स्पष्ट होगी। तो इस प्रकार मित्रों, अब अपनी बातों को विराम देने से पूर्व मित्रों, आप सभी से मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि मेरा विषय वस्तु और तरीका पसंद आए तो आप सभी मित्रों से, वो चाहे छोटे वर्ग के पढ़ने वाले मित्र हों अथवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे मित्र हों, बंधु हों, उन सभी से मेरा विनम्र निवेदन है मित्रों कि आप सभी को यदि इससे कुछ फायदा मिले, आपको यह प्रभावित करे, तो आप से यह हम उम्मीद करते हैं कि आप लाइक बटन को दबाएं, है ना, और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हमारी अगली जो वीडियो होगी वह आपको पहले प्राप्त होगा, है ना, पहले उसके विषय में जानेंगे, पहले ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो यह फायदा होगा आपको। और उसके बाद क्या करें? इसको शेयर करें, दूसरे को बताएं, है ना, जिससे अन्य व्यक्ति भी, अन्य जो बंधु हैं, उनको भी कुछ नई जानकारी प्राप्त हो, नई विधि से जानकारी प्राप्त हो, है ना। तो यह, और कमेंट अवश्य करें मित्रों। क्या करें? कमेंट करें, हमें बताएं लिख करके कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि यह मेरा प्रथम प्रयास है, और हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें हम कहां तक सही हैं अथवा गलत हैं, इन बातों की जानकारी आपके माध्यम से ही मिल सकता है मित्रों, है ना, क्योंकि आप ही जज की श्रेणी में आते हो, आप ही इस सब का जजमेंट कर सकते हो, समझ सकते हो। तो आप अवश्य कमेंट करें। और यह बात भी सत्य है मित्रों कि मनुष्य गलतियों का पुतला होता है। इस धरती पर जो भी व्यक्ति हैं वह बगैर गलती के कुछ भी आज तक नहीं सीख पाए हैं, यह भी सत्य है। तो हो सकता है मित्रों मुझसे भी कुछ भूल हो गई हो, कुछ गलतियां हो गई हो, तो उन गलतियों का सुधार कब होगा? जब आप हमें कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमें उससे नई स्फूर्ति मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, जिससे हम आगे और नए जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत हों, है ना। तो अपनी बातों को विराम देते हुए हम आप सभी को और आप सभी के परिवार वालों को यह कहना चाहते हैं या ऊपर वाले से दुआ करना चाहते हैं मित्रों कि आपका जो परिवार हो और आप सभी लोग ठीक हो, स्वस्थ हो और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें, है ना, जिससे आपका भविष्य सुखमय हो। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद मित्रों। शुभ रात्रि।